गुड मॉर्निंग। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम आज बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड के बारे में। किसी बॉडी का ऐसा पॉइंट जहाँ से पूरे बॉडी का वेट एक्ट करता है, या यूं कहें ग्रेविटी का रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट से एक्ट करता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। आप इसका उदाहरण आप अपने रियल लाइफ में हर जगह पे देख सकते हैं। आप देखते होंगे बचपन में हमें कॉपी लेकर के बीच से उसको घुमा लेते थे, तो ये संभव हो पाता था इसलिए क्योंकि हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेते थे जिसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका पूरा वेट रिजल्टेंट वेट पास करता है। दैट मीन्स कि इसके किसी भी साइड आप इसको देखिए तो आइदर लेफ्ट और राइट दोनों साइड वेट बैलेंस्ड होगा। इसी वजह से हम जब इसको रोटेट कर रहे होते हैं वो किसी भी साइड क्या कहते हैं झुकता या फिर गिरता नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से बैलेंस्ड होता है उस पॉइंट के अबाउट। रिजल्टेंट का मतलब यही है कि उस पॉइंट से चारों तरफ जो फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स जो हर बॉडी के कण का लग रहा है, वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है उस पॉइंट पे। उस पॉइंट के किसी भी डायरेक्शन में आप उस पॉइंट से कोई भी लाइन खींचिए तो उस लाइन के दोनों साइड क्या होगा, बॉडी का पूरा रिजल्टेंट फोर्स जो है इक्वल होगा। जितना रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट उतना ही राइट, जितना ही डाउनवर्ड उतना ही अपवर्ड। इसको चलिए एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये मेरा एक बॉडी है, मैं आपको कहूं कि इसको यहां से आप पकड़ लीजिए कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, ये बॉडी जो है अगर बैलेंस नहीं होगा तो थोड़ा सा पोजीशन बना करके अपने आप को इस तरह से स्थिर कर लेगा। तो ये एक लाइन भी मिला आपको। इस लाइन का मतलब ये है, अगर ये यहाँ पे हिलडुल नहीं रहा है, बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब ये है कि जितना वेट इसका इस तरफ है उतना ही वेट इस तरफ है। और एक बात और कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन में किसी पॉइंट पे होगा। अब इसी को हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से पकड़कर पकड़ लेते हैं। मेरा बी यहाँ, ए यहाँ हो गया। सपोज बी से इसको पकड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से है और बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के इस साइड जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब इस बॉडी का जो ये पोर्शन है, बॉडी का जो ये पोर्शन है, इसका जितना वेट है उतना ही इस पोर्शन का वेट है, तभी तो ये बैलेंस है। अगर ये किसी का अधिक होता तो ये क्या होता, इसमें मोमेंट जनरेट होता और ये रोटेट करने की कोशिश करता। चूंकि दोनों तरफ का वेट बैलेंस्ड है इसलिए क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रल अवस्था में है, इक्विलिब्रियम की अवस्था में है। तो बात यही है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से रिजल्टेंट फोर्स पास करता हो, तो वो पॉइंट इसमें भी यहीं पे कहीं होगा, इसमें भी यहीं कहीं होगा। तो हमें ये पता यदि करना हो तो आप इसको इस तरीके से पता कर सकते हैं, ए और बी। सपोज ये बी का लाइन जो था ये था बी डैश ए डैश, और ए का लाइन ये था। तो ये तो हमें पता है कि मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये इसी लाइन पे कहीं है, लेकिन साथ साथ यह भी कहा गया है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे इस लाइन पे भी आना चाहिए। तो इसको मिला दें तो केवल एक ही पॉइंट ऐसा बनता है जहाँ पे क्या कहते हैं, एक पॉइंट कॉमन है और इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो दैट मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट मिला आपको जी, जो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। और इस पॉइंट से पास होने वाला कोई भी लाइन, आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हम इस पॉइंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन ये भी खींचें तो आप कह सकते हैं कि जितना वेट इधर का होगा उतना ही वेट इधर का होगा, और यहाँ से भी आप इसको कीजिएगा स्ट्रेट हो जाएगा और ये क्या होगा, बैलेंस्ड रहेगा। तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट। समझने के लिए मैंने आप या और भी तरीके बहुत सारे रियल एग्जांपल है जिसे समझ सकते हैं। तो ये था बात कि आप किसी बॉडी के कोई दो अलग पॉइंट ले लीजिए, 2 या 3 4 कितना भी ले लीजिए, और उन सबसे एक लाइन आएगा, और ये क्या होगा, वो जो लाइन जहाँ पे मिलेंगे वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की खासियत क्या है कि इस पॉइंट से ही पूरे बॉडी का रिजल्टेंट
फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा। ओके, तो ये जो होगा इस पॉइंट से क्या हो रहा है, mg एक्ट करेगा। अब एक बात है, इस चीज को समझने के लिए या इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास ये है, और यह जो आपके पास बॉडी है ये इनफाइनाइट स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है। ओके, 1 2 3 4 एंड इस तरह से। अब क्या होगा, हर किसी का एक अपना वेट होगा, W1 होगा ना, तो W1 प्लस W2 W3 इस तरह से ये इस पूरे बॉडी का वेट हो जाएगा, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, हाँ, ये जो बॉडी है मेरा, ये कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हम उन पार्टिकल्स को एज्यूम कर लेते हैं और सबका वेट सपोज कर लेते हैं, इसका W1 W2 W3 इस टाइप से इसका वेट है, तो इन सबको जोड़ दें तो हमको पूरे बॉडी का वेट मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि एक पॉइंट ऐसा हम जहाँ चाहते हैं कि इसका रिजल्टेंट कहीं न तो कहीं तो आएगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम में या तो फिर फर्स्ट यूनिट में कि कई सारे फोर्स हो तो उसका एक रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो यदि ये सारे फोर्स हैं, इन सब से आपको इसका अपना वेट निकल रहा है इस टाइप से। ये कई सारे फोर्स हैं, हो सकता है यहाँ भी फोर्स हो, यहाँ भी, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका अपना अपना एक फोर्स होगा। इन सभी फोर्सों का, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें यहाँ पे, फोर्स का मतलब मेरा, इन सभी फोर्स का एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है, और उस रिजल्टेंट से सारे फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें या तो फिर इससे एक्सप्रेशन बनाना चाहें, तो मेरे पास एक चीज़ ये आया कि हम वेरिएंस थ्योरम, यदि आपको याद हो तो हमने उसमें कहा था, या हमने नहीं किया, वेरिएंस थ्योरम में कहा, वेरिएंस प्रिंसिपल में कहा गया है कि जितने भी फोर्स हैं उन सब के द्वारा, जितने भी फोर्स हैं उन सब के द्वारा किसी भी पॉइंट पे बनने वाला मोमेंट उसके रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा उस पॉइंट पे बनने वाले मोमेंट के बराबर होता है। दैट मीन्स सपोज हम क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज ओरिजिन ओ एक्स एंड वाई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वेरिएंस थ्योरम, वेरिएंस प्रिंसिपल, ओके, ये स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको रिकॉल कर दिया कि मैं किसके आधार पे बोल रहा हूँ। वेरिएंस थ्योरम से हमको ये पता है कि हर किसी का जो मूवमेंट इसके कारण होगा। तो अब एक चीज़ और कि यह जो जितना भी फोर्स है सारा वर्टिकल है, इसमें कोई चक्कर नहीं है, सारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल लगता है। तो हम सबका डिस्टेंस यदि फाइंड आउट करना चाहें, सबका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो इसका कुछ डिस्टेंस होगा। तो W1 का हो सकता है कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, W2 का कोऑर्डिनेट मतलब कि इसका जो फोर्स ऑफ एक्ट जहाँ हो रहा है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड सो ऑन। देन हम यदि फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहते हैं और इस फोर्स का x डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, तो पहला W1 की वजह से जो इस पे लगेगा मोमेंट वो कितना होगा, W1 इंटू x1, क्योंकि इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, x1, ओके, एंड W2 का x2 हमने एज्यूम किया सबका, उसी प्रकार से W3 का x3 एंड सो ऑन। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, पूरे बॉडी का
जो वेट है वो इनटू उसका जो भी पॉइंट रहा हो, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट है जो मेरा जहाँ से इसका रिजल्टेंट वेट एक्ट करा, हमको नहीं पता ये पॉइंट कहाँ से है, कितने डिस्टेंस पे है, बस मैंने एज्यूम कर लिया। और इसका कोऑर्डिनेट क्या मैं मानता हूँ, डब्लू इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई है। ओके, तो और यह एक एक्सप्रेशन आया जिसके आधार पर आप अपने रिजल्टेंट का एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम यह पता कर सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट को जूम कर लें, उस पॉइंट से मेरे रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, क्योंकि हमने डिफिनीशन वही किया, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कितने डिस्टेंस पे ये होगा, तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि डब्लू हमें पता है, ये सारे पता हो, ठीक है, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्स ये जो है समेशन ऑफ क्या है, डब्लू इंटू एक्स, एंड दिस इज द समेशन ऑफ वेट, डब्लू इज द समेशन ऑफ टोटल पार्टिकल्स का वेट है ना, तो ये वेट, इस तरह से इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली हम इसके वाई कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि हम मोमेंट क्या लें, वाई एक्सिस के अबाउट लें, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस गिव्स, आपको सिमिलरली ऐसे ही एक्सप्रेशन आएगा, डब्लू इंटू वाई बटा सिग्मा डब्लू। ओके, तो ये दो एक्सप्रेशन है जिससे हमको किसी भी टाइप के क्या कहते हैं बॉडी का, हम उसका क्या कर सकते हैं, सिंपल सा लोकेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो पोजीशन फाइंड आउट, कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या होना चाहिए हमको, एक्स और वाई, 3 डायमेंशनल है तो जेड का भी जरूरत है, लेकिन आपको 3 डायमेंशनल का नहीं आएगा, आप सिंपली समझ लीजिए अगर 3 डायमेंशनल होगा भी तो सिमिलरली जेड का भी वैसे ही कर लेंगे हम, जेड के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो उसका भी एक्सप्रेशन सेम, डब्लू इंटू जेड बटा सिग्मा डब्लू, इस प्रकार से आपको आ जाएगा। एंड आप हम प्रॉब्लम पे आएंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वो पॉइंट कौन सा है, क्या है। तो फिलहाल ये एक्सप्रेशन, ये फार्मूला याद रखिए, बस इसी का इस्तेमाल है हर जगह न्यूमेरिकल्स में, तो ये एक चीज़ है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेंट्रोइड की। किसी बॉडी में यदि हम उसके थिकनेस को रिड्यूस करते हुए को इतना रिड्यूस कर दें कि वो नेग्लिजिबल हो जाए, तो मेरा बॉडी जो है 2 डायमेंशनल हो जाए। जैसे कि हम किसी खेत की बात कर लें, किसी प्लेन की बात कर लें, किसी कागज़ की बात कर लें, तो सिंपली जब हम एरिया की बात करते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी की बात करते हैं, तो वैसे में सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट आता है। नथिंग डिफरेंस, बस अंतर यही है कि हम किसी बॉडी में मास और वेट के टर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर हम उसके एरिया के टर्म में करेंगे। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ से उस किसी प्लेन का टोटल एरिया कॉन्सेंट्रेटेड हो, मतलब कि पूरा एरिया जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो दोनों तरफ से, चारों तरफ से, जिस पॉइंट के अबाउट उस एरिया को हम, उस प्लेन को क्या कहेंगे हम, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंट्रोइड ऑफ द प्लेन या एरिया। तो यही चीज़ें हैं। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको सिमिलरली उसी की तरह एक एक्सप्रेशन मिलेगा, क्या, x इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ax अपॉन सिग्मा a। वहाँ पे हम वेट की बात कर रहे थे, यहाँ पे उस प्लेन के टोटल एरिया की बात करेंगे, एंड y इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए वाई अपॉन सिग्मा ए। पूरा प्लेन जितने छोटे छोटे एरिया से बना होगा, जिसका भी हमें सेंट्रोइड पता है, उन सब के समय क्या कहते हैं, उन सबको उसके एक्सियल डिस्टेंस से समेशन करके उसको हम उसके टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमको उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो सिंपली आप इसको डिराइव करने कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं थी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो किया हमने जस्ट वैसे ही इसमें वेट को ना लेकर के उस एरिया को ले लिया है, उस एरिया का सेंटर पॉइंट, ओके, उसका डिस्टेंस क्या है, x1 y1 x2 इस टाइप से है। तो ये सेंट्रोइड की बात हो गई। अब इसी प्रकार से
सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बस अंतर इतना है कि वो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और ये 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मतलब कि उसमें हम मास एंड वेट के टर्म में बात करते हैं और ये क्या हो गया, इसमें हम बात करते हैं एरिया और प्लेन के एरिया के टर्म में। तो ये चीज़ इसी आधार पे कुछ डिफरेंसेज हैं इसके, तो हम उसको नोट कर लें, मे भी कभी कभी एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो पहला डिफरेंस जो हमने बोला है जस्ट वही, सेंटर ऑफ ग्रेविटी applied to bodies with mass and weight, whereas centroid applied to plane areas। ओके, तो एक तो डिफरेंस यही हो गया, जहाँ पे मास एंड वेट की बात है तो वहाँ पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, और ये क्या कहते हैं जहाँ पे प्लेन एरिया की COG 3 डायमेंशनल में होता है और सेंट्रोइड 2 डायमेंशनल में होता है। एंड और हम इसी तरीके इसके डिफिनीशन के टर्म में भी बोल सकते हैं, COG is a point through which resultant gravitational force acts, okay, whereas centroid is point in plane area, okay, such that एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टोटल मोमेंट such that moment of area about any axis through that point is 0। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। अब क्या है कि हम इसमें कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम जो डिफरेंट शेप्स के हमें निकालने होते हैं, हम अब उसका सीधा प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम से हम सीखेंगे एक्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट था, थ्योरेटिकली जो समझना था, हम इसमें सीख चुके हैं। अब हम इसमें जब न्यूमेरिकल्स अप्लाई करेंगे तो हम इसमें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, धन्यवाद।